सभी का स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। आज हमारे पास जो स्रोत हैं जिनमें एक बहुत ही विस्तृत टेक्स्ट बुक चैप्टर और कुछ काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च नोट्स शामिल हैं, वो एक ऐसे विषय पर रोशनी डालते हैं जो हमारे देश की रग रग में बसा है। बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि। लेकिन शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा मिशन यहाँ सिर्फ खेती के अलग अलग तरीकों को गिनना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे ये एक अकेला सेक्टर भारत की 2/3 आबादी को रोजगार देता है और कैसे ये हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल का स्रोत है और समय के साथ कैसे ये इवॉल्व हुआ है। ये बहुत जरूरी नजरिया है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। कृषि सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये एक सदियों पुरानी परंपरा है। अगर हम इसे स्रोतों के आधार पर देखें तो भारत का जो भौतिक वातावरण है, हमारी जो सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस है और जो तकनीकी विकास हुआ है, इन सब ने मिलकर खेती के तरीकों को एक साधारण जीवन निर्वाह यानी सबसिस्टेंस से लेकर एक कमर्शियल रूप में बदल दिया है। और इसी साधारण जीवन निर्वाह की जड़ों को समझने के लिए ना हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। असम की वो कहानी। हाँ, असम के दिफू इलाके में रहने वाली रिंझा की कहानी। उसका परिवार जमीन के एक छोटे से टुकड़े को साफ करता है, झाड़ियों को जलाता है और बस बांस के कैनाल से सिंचाई करके खेती करता है। मतलब वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। बिल्कुल। देखने में ये बहुत ही प्राकृतिक लगता है, लेकिन जैसे ही जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म होगी, उन्हें वो जगह छोड़कर नए जंगल को साफ करना होगा। कृषि विज्ञान में इसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं और आम बोलचाल में इसे स्लैश एंड बर्न या कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। इसमें होता यह है कि जलाई गई राख मिट्टी में मिल जाती है और ये पूरी तरह से नेचर की रिसाइकलिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई मॉडर्न इनपुट्स नहीं होते। और इसके जो अलग अलग नाम है ना, वो बहुत दिलचस्प हैं, मतलब पूरे भारत और दुनिया में। हाँ बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे जूमिंग कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया और आंध्र प्रदेश में पोडू। और इंटरनेशनली भी इसके कई नाम हैं। एकदम। मेक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखें तो दुनिया भर की ये अलग अलग इंडिजिनस कम्युनिटीज भौगोलिक दूरियों के बावजूद एक ही तरह की साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिस अपनाती आई हैं। बिना किसी मॉडर्न तकनीक के। हाँ, वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलते थे, लेकिन ये तब तक सस्टेनेबल था जब तक पॉपुलेशन कम थी। सही कहा। और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम शिफ्ट होते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की तरफ, यानी गहन जीविका कृषि। बिल्कुल। जिन इलाकों में जमीन कम है और आबादी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहाँ ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। लेकिन यहाँ विरासत के अधिकार का भी तो बड़ा रोल है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, पीढ़ियों में जमीन बंटते बंटते टुकड़े इतने छोटे हो गए हैं कि किसानों पर एक बहुत भारी दबाव रहता है कि उसी छोटी सी जमीन से ज्यादा पैदावार निकालनी है। एकदम सही। और इसी चक्कर में वो बहुत ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स और सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। और इसी पैदावार बढ़ाने की होड़ का अगला लेवल है कमर्शियल फार्मिंग, जहां सारा फोकस मॉडर्न इनपुट्स पर होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। पर यहाँ नोट्स में एक मजेदार फैक्ट है। चावल वाला? हाँ, चावल पंजाब और हरियाणा में एक कमर्शियल फसल है, लेकिन उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस फसल है। मतलब एक ही फसल पर मायने अलग। इसका कारण बुनियादी ढांचा है। पंजाब हरियाणा में इरिगेशन और मंडियों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। और कमर्शियल फार्मिंग का एक और बहुत बड़ा रूप है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी रोपण कृषि। अच्छा, ये चाय और कॉफी वाला? हाँ, आप इसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेस कह सकते हैं। एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे असम और नॉर्थ बंगाल में चाय और कर्नाटक में कॉफी। इसमें तो बहुत पैसा और लेबर लगता होगा। बहुत ज्यादा। माइग्रेंट लेबर और एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बिना प्लांटेशन चल ही नहीं सकता। ये तो हो गए खेती के प्रकार। अब बात करते हैं उन सीजन्स की जो ये तय करते हैं कि उगेगा क्या। हमारे यहाँ मुख्य रूप से रबी, खरीफ और ज़ैद ऋतुएं हैं। शुरुआत रबी से करते हैं। ये सर्दियों में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती हैं और अप्रैल जून की गर्मियों में काटी जाती हैं। जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में ही गेहूं इतना अच्छा क्यों होता है? इसके पीछे सर्दियों की बारिश का बड़ा हाथ है, जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण होती है। अच्छा। वो हल्की बारिश इन रबी फसलों की सफलता का बहुत बड़ा कारण है। और साथ ही पंजाब, हरियाणा, यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फिर आता है खरीफ का सीजन,
जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती है ये फसलें बो दी जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। इनमें धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और जूट मुख्य हैं। पर धान को लेकर एक सरप्राइजिंग फैक्ट मुझे यहाँ मिला। वो 3 फसलों वाला? हाँ, असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में पानी इतना ज्यादा होता है कि किसान एक साल में धान की 3-3 फसलें उगा लेते हैं, औस, अमन और बोरो। सुनने में अजीब लगता है, पर वहाँ की मिट्टी और पानी ये मुमकिन बनाते हैं। और रबी और खरीफ के बीच में जो छोटा सा गर्मियों का सीजन बचता है उसे ज़ैद कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजा और खीरे जैसी बेल वाली चीजें उगाई जाती हैं। और गन्ना? गन्ना ज़ैद में नहीं आता, उसे पूरी तरह तैयार होने में लगभग एक पूरा साल लग जाता है। तो अब यहाँ से ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम भारत के एग्रीकल्चरल स्किल की बात करें ना, तो हम दुनिया में कई चीजों में ग्लोबल लीडर हैं। चावल में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। और गन्ने में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर। बिल्कुल। चलिए कुछ मेजर क्रॉप्स के डेटा पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फूड ग्रेन्स। चावल खरीफ फसल है। इसे 25 डिग्री से ज्यादा तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। और वहीं गेहूं, जो एक रबी फसल है, उसे बढ़ने के लिए ठंडा मौसम चाहिए और पकते समय तेज धूप। बारिश भी बस 50 से 75 सेंटीमीटर ही काफी होती है। और मोटे अनाज, जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। ये आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और दालें। भारत तो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। हाँ, शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। और दालों की एक खास बात है, अरहर को छोड़कर बाकी लगभग सभी दालें लेग्यूमिनस होती हैं। लेग्यूमिनस यानी वो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। बिल्कुल सही। वो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, इसलिए इन्हें अक्सर रोटेशन में उगाया जाता है। ये तो हो गए अनाज। अब नॉन फूड और कैश क्रॉप्स पर आते हैं। ऑयल सीड्स में मूंगफली सबसे बड़ी खरीफ फसल है और गुजरात इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और सरसों रबी के सीजन की तिलहन फसल है। चाय और कॉफी का इतिहास तो और भी मजेदार है। चाय तो ब्रिटिश लोग लेकर आए थे ना? हाँ, और इसे पाला रहित यानी फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। हल्का सा भी पाला इसे बर्बाद कर सकता है। और कॉफी? कॉफी में भारत अपनी अरेबिका वैरायटी के लिए जाना जाता है, जो शुरुआत में यमन से लाई गई थी। इसकी खेती बाबा बुदिन की पहाड़ियों में शुरू हुई थी। हॉर्टिकल्चर में भी हम पीछे नहीं हैं। महाराष्ट्र के आम, नागपुर के संतरे, केरल के केले, ये सब दुनिया भर में मशहूर हैं। और अगर फाइबर क्रॉप्स यानी रेशेदार फसलों की बात करें, तो कपास और जूट सबसे अहम है। कपास तो दक्कन के पठार की उस काली मिट्टी में उगता है ना? हाँ, ब्लैक सॉयल। और इसे पकने के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री दिन चाहिए होते हैं। तेज खिली हुई धूप भी बहुत जरूरी है। और जूट, जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं? जूट उन फ्लड प्लेन्स में उगता है जहां हर साल बाढ़ का पानी नई उपजाऊ मिट्टी लाता है। इससे गनी बैग्स और रस्सियां बनती हैं। और सिल्क प्रोडक्शन के लिए सेरिकल्चर भी एक बड़ा हिस्सा है। रेशम के कीड़ों को पालना। अब खेती के इन तरीकों और फसलों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पॉलिसीज की बात करते हैं। क्योंकि देश की 60% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, तो सिर्फ बारिश के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता था। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें, तो आजादी के बाद के जो रिफॉर्म्स थे, उनका एक पूरा टाइमलाइन हमारे सामने आता है। जैसे शुरुआती दिनों के रिफॉर्म्स? हाँ, जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, कलेक्टिवाइजेशन और पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा फोकस लैंड रिफॉर्म पर था। फिर 60 और 70 के दशक में वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और वाइट रेवोल्यूशन भी, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में पैकेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इस डेवलपमेंट का फायदा कुछ ही एरियाज में कॉन्सेंट्रेट हो गया था। ये एक फैक्ट है। डेवलपमेंट तो हुआ, पैदावार भी बढ़ी, लेकिन इसका असर पूरे देश में एक समान नहीं था। फिर 80 और 90 के दशक में कुछ और व्यापक बदलाव हुए। क्रॉप इंश्योरेंस लाया गया ताकि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बचाया जा सके। और ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाई गईं ताकि उन्हें आसानी से लोन मिल सके। और आज के मॉडर्न स्कीम्स तो और भी एडवांस्ड हैं। KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड और PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। यहाँ तक कि रेडियो और टीवी पर जो वेदर बुलेटिन्स आते हैं, वो भी इसी रिफॉर्म का हिस्सा है। अच्छा, नोट्स में MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस का भी जिक्र है।
ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के आधार पर निष्पक्ष रूप से बात करें तो सरकार ने ये एमएसपी का सिस्टम इसलिए लागू किया था ताकि किसानों को स्पेक्यूलेटर्स और बिचौलियों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। मतलब उन्हें उनकी मेहनत का एक फिक्स्ड और सही दाम मिल सके। हाँ, और फूड सिक्योरिटी भी बनी रहे। इन सब पॉलिसी लेवल की बातों के बीच मुझे एक केस स्टडी ने बहुत अट्रैक्ट किया, भूदान ग्रामदान आंदोलन की कहानी। द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। हाँ, महात्मा गांधी के जो स्पिरिचुअल हेड थे विनोबा भावे, वो ग्राम स्वराज का मैसेज लेकर पदयात्रा कर रहे थे। जब वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव पहुंचे तो वहां कुछ लैंडलेस भूमिहीन ग्रामीणों ने उनसे अपनी आर्थिक भलाई के लिए जमीन की मांग की। विनोबा भावे ने तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, पर कहा कि अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करें तो वो सरकार से बात करेंगे। और तभी वो टर्निंग पॉइंट आया। उस सभा में श्रीराम चंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन उन 80 भूमिहीन ग्रामीणों को दान में दे दी। 80 एकड़, और इसी घटना को भूदान कहा गया। और ये मूवमेंट वहीं नहीं रुका, पूरे भारत में फैल गया। कई जमींदारों ने तो अपने पूरे के पूरे गांव ही दान कर दिए, जिसे ग्रामदान कहा गया। लेकिन इसका एक एनालिटिकल पहलू भी है। कई लैंड ओनर्स ने जमीन सिर्फ परोपकार के लिए नहीं दी थी। अच्छा। उस वक्त लैंड सीलिंग एक्ट का भी डर था, तो सरकार जमीन ले इससे बचने के लिए भी कुछ लोगों ने जमीनें दान की। कारण जो भी रहा हो, लेकिन बिना किसी खून खराबे के इतना बड़ा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना। इसीलिए विनोबा भावे के इस पूरे मूवमेंट को रक्तहीन क्रांति कहा गया। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब निकलता है? हमने प्रिमिटिव फार्मिंग से लेके मॉडर्न पॉलिसीज तक सब कुछ कवर किया। अगर देखा जाए तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सुबह की वो असम की चाय से लेकर दक्कन के पठार के कपास से बने हमारे कपड़ों तक, और हमारी थाली के खाने तक, बिल्कुल ये सब इसी विशाल और कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चरल सिस्टम से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज के समय में जब लैंड होल्डिंग्स यानी जमीन के टुकड़े और भी छोटे होते जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज मॉनसून के पूरे साइकिल को बदल रहा है, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहा, तो ऐसे में हमारा अगला एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कैसा दिखेगा? क्या हम पैदावार बढ़ाने के लिए एआई और ड्रोन्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर हम वापस रिंझा के परिवार जैसी ट्रेडिशनल नेचर रिप्लेनिशिंग फार्मिंग की तरफ लौटेंगे, जो प्रकृति को वापस लौटाती है? ये सच में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे खुद से भी रिसर्च की जा सकती है। बिल्कुल। तो आज की इस शानदार और जानकारी से भरी गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जल्द ही ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे।